Hello everyone, welcome to the School of Statecraft. And today in this lecture number 16, we are going to discuss about the President of India. हम यहाँ प्रिसाइजली मेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट 15 लेक्चर में डिस्कस किया है। और इस लेक्चर में हम मेंस के कंटेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली हम इसमें कवर क्या करेंगे, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स फॉर एग्जांपल इनकी पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, हम फाइनेंशियल पावर भी देखेंगे, मिलिट्री पावर। और इसी एग्जीक्यूटिव पावर में आप देखते हैं जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है, इसी में आप पार्डनिंग पावर है, इसी में ऑर्डिनेंस पावर है, और ऑर्डिनेंस बाय द वे लेजिस्लेटिव पावर है, एंड इसी में आप देखते हैं कि इमरजेंसी पावर है। सो इस लेक्चर में दिस इज बेसिकली पार्ट 1 ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेक्चर, एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रेसिडेंट, रोल स्पेशली ड्यूरिंग द कोलिशन गवर्नमेंट एंड द कोलिशन एरा, द मेन कोलिशन एरा 1990s, कैसे उसमें प्रेसिडेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और हम कुछ प्रेसिडेंट्स को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे कि कैसे उनका पिवटल रोल रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स में, लाइक के आर नारायणन, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ये सब हम देखेंगे कि इनका क्या क्या रोल रहा है। And then we will also discuss about two types of emergency. One is national emergency under Article 352. Second is financial emergency under Article 360. There is another type of emergency. We call it president rule. And this president rule, it is not emergency, it is a president rule. In the state, president rule under Article 356. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। पार्ट 2 में भी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस पावर एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पार्ट 2 में, बाकी प्रेसिडेंट का सारा पोर्शन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी बेसिक, the basic introduction of President of India. Just after finishing the chapter of fundamental duties, you will find the union, which under article from Article 53 it starts, which says that there shall be President of India. This is the smallest article in Indian Constitution you will find under Article 52, and 53 says that the President of India is a de jure head, not exactly word that has been used, titular head of the state, and executive power is vested him. This is mentioned under Article 53. So all union executive power is vested in him, that means the president, who exercises powers with the aid and advice of the Council of Ministers, and this Council of Ministers is headed by Prime Minister under Article 74. This is the basic introduction of the प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन का नेचर चेंज होता है तो आपका इंट्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अदर इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल का अगर क्वेश्चन है तो डिफरेंट इंट्रोडक्शन होगा, बट बेसिक इंट्रोडक्शन यही रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेज कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। वही एक टाइटुलर हेड, जैसे कि वहां मोनार्की है, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, डी जोर हेड है, टाइटुलर हेड है, और जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होती है। तो सेम इंडिया में भी आप देखते हैं, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। हु रूल्स द नेशन? इट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो यही डिफर करता है इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में। इनका नॉमेनक्लेचर सेम है,
अदरवाइज ये कंप्लीटली दो डिफरेंट एंटिटी हैं। और रीजन भी है क्योंकि अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता ये है कि जो रियल हेड, जो गवर्नमेंट का हेड होते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, और जो हेड ऑफ स्टेट हैं ये भी प्रेसिडेंट होते हैं। बट इंडिया फॉलोज द बेस्ट मिनिस्टर मॉडल। Best minister model, that means best minister model of the best minister parliamentary model, parliamentary system. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट हैं, जैसे इंडिया के केस में आप देखते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो इंडिया का ये है, दिस इज अ यूएस मॉडल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट बोथ। बट इंडिया के केस में ये डिफरेंट होता है। बाद में इसको अभी आगे हम फिर से डिस्कस करते हैं। सो अब हम पावर्स देखते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और कहाँ कहाँ वो अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पावर दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। In executive power, you will find the power which carrying the business of the government or related to administration of the state, affairs of the state. So, for example, under Article 78, he shall have a right to be informed of the affairs of the union. And who will inform him? He will be informed by Prime Minister. Power to appoint and remove the high dignitaries. तो आप देखोगे वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो सब उनके प्लेजर पे होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, सो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव पावर में आप सबसे मोस्ट पावरफुल पावर अगर इसमें देखते हैं, दैट इज ऑर्डिनेंस पावर अंडर आर्टिकल 123। अदर पावर्स जो हैं, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू समन द हाउस, प्रोरोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोअर हाउस। ठीक है। And the president shall address both houses of parliament assembled together at the first session after each general election to the Lok Sabha and the commencement of the first session of each year। तो हर साल उनको एड्रेस करना पड़ता है एंड उनको राइट होता है एड्रेस करने का। एंड द राइट टू एड्रेस ज्वाइंट सिटिंग, जब डेडलॉक होता है तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की, तो उसको एड्रेस करते हैं। एंड ही नॉमिनेट्स आल्सो 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। पहले वो 2 मेंबर्स लोकसभा में भी नॉमिनेट करते थे, बट थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप देखते हैं कि वो जो 2 मेंबर्स थे फ्रॉम लोकसभा उनको रिमूव कर दिया गया। A bill not be an act unless and until it receives the assent of the president। तो किसी बिल को पास करने का प्रोसीजर ये होता है कि लोकसभा में उसकी 3 रीडिंग्स होगी, राज्यसभा में भी उसकी 3 रीडिंग्स होगी, और फिर इसके बाद ये बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के पास, एंड आफ्टर हिज सिग्नेचर दिस बिल विल बिकम एन एक्ट। तो फाइनल असेंट लाइज विथ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर हमने बताया अंडर आर्टिकल 123 में है, इसको हम सेकंड पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई होता है। सो दिस इज अ लेजिस्लेटिव पावर। ऑर्डिनेंस पावर लेजिस्लेटिव पावर इसलिए क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट एक्ट बना सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो एक्ट आता है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आता है, तो 2023 में, तो दैट इज अ लेजिस्लेटिव पावर। वो उसके थ्रू प्रेसिडेंट लॉ को फ्रेम कर देते हैं। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है? फाइनेंशियल पावर में द प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट, आर्टिकल 112, एंड दैट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। तो बजट जो होता है वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा।
राज्यसभा में भी पब्लिश हो सकता है, ऐसा बजट इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट पावर्स डिफर करती हैं। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट हिज प्रायर रिकमेंडेशन। सो मनी बिल पर प्रायर रिकमेंडेशन होती है। सिमिलरली आप देखते हैं जब किसी स्टेट के नेम को चेंज करना होता है, अभी आप केरला का प्रपोजल देखते हैं, बाय द वे दैट इज नॉट फाइनेंशियल पावर, तो ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है। कंटिजेंसी फंड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंप्लीटली, सो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही वो फंड पास हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आप जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखते हैं तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक, तो ये डिफरेंस होता है। सो प्रेसिडेंट हैज आल्सो द कंटिजेंसी फंड, दिस इज अ फाइनेंशियल पावर्स। सो यहाँ हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या है, अपॉइंटमेंट वगैरह, पीएम, जजेस, कैग वगैरह का, एंड लेजिस्लेटिव पावर कैसे ऑर्डिनेंस वगैरह का, एंड कैसे पार्लियामेंट्री फंक्शन को समनिंग द हाउस, प्रोरोगिंग द हाउस, और बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग वगैरह को एड्रेस करना, ये सब उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, उनमें मेंबर्स को भी अपॉइंट कर देना। फाइनेंशियल पावर में कैसे वो फाइनेंशियल मनी बिल कंटिजेंसी फंड को रेगुलेट करते हैं, करेक्ट। एंड जो फोर्थ है दैट इज ए जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट एंजॉयज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, पनिशमेंट टू एनी कन्विक्ट। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीन चीजें, ऑर्डिनेंस, पार्डनिंग पावर एंड प्रेसिडेंट रूल, ये 356, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिमूवल भी नीचे होता है। सो एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्दो इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो आप ये चीजें अभी देखते हैं, जब तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का केस था तो 2025 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इशू होता है, और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, दैट इज अंडर आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन पूछते हैं, किसके बारे में, पावर्स ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर्स का क्या फंक्शन, पावर कैसे है, और क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, उसकी क्लैरिफिकेशन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के थ्रू पूछते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। सो ये होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। मिलिट्री पावर्स में ही द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस बीट आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, so he is the supreme commander. And the diplomatic powers में he represents इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आप जनरली विजिट वगैरह देखते हैं प्रेसिडेंट की। सो 22 में आप देखते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द स्टेट फ्यूनरल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ पर। आप देखते हैं यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में जनरली फ्रीक्वेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट करती रहती हैं। अंगोला, बोत्सवाना विजिट 2025 रिसेंट वन, एडवांसिंग इंडियाज अफ्रीका फोरम समिट। अफ्रीका फोरम समिट में इंडिया की, ये जो अफ्रीका फोरम समिट है, इंडिया अभी 3 ही समिट करा है, हम 3 ही समिट अभी तक कंप्लीटली करे हैं, अभी वी आर थिंकिंग अबाउट 4th समिट। डू नो हाउ मेनी समिट्स चाइनीज हैव डन? चाइनीज हैव डन टोटल 9 समिट। तो हमारी ये अफ्रीकन अप्रोच थोड़ा सा लैक करती है, एंड दिस इज व्हाई we are very promoting this idea and especially advocating the idea of the 4th African Forum Summit, and also we are promoting the digital public infrastructure. So to promote these ideas, to promote these technologies infrastructure, President also visited Angola, Botswana और भी कंट्रीज में, नाइजीरिया वगैरह आप देखते हैं फ्रिक्वेंटली विजिट करती रहती हैं। सो दिस इज अ डिप्लोमेटिक पावर्स। सिमिलरली के.आर. नारायण आप देखते हैं 2000 के आसपास वो विजिट करते हैं चाइना। तो
प्रेसिडेंट का जनरली विजिट रहता है. सो दिस इज अ डिप्लोमेटिक पावर्स. एंड इमरजेंसी पावर में ये 3 पावर्स होती है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. अभी डिस्कस करते हैं इसको. जब हम यूएस से कंपेयर करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट का, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं बोथ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. दिस इज द डुअल रूल एंड बिकॉज दे फॉलो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम, और पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, हु इज ए रियल हेड, डी फैक्टो हेड. एंड ऑन द अदर हैंड जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज ए प्रेसिडेंट. डी इज योर हेड, द टाइटुलर हेड. तो ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में डिफरेंस होता है. USA follows strict separation of power. The US president picks cabinet secretaries, for example, Secretary of State, from outside Congress. तो कांग्रेस का पर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं बैठेगा. A cabinet member cannot sit in Congress. तो because conflict of interest, separation of power, तो US follows the strict separation of power. अभी आप मुझे बताओ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के हैं कौन करंटली. सो यूएस फॉलोज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है. इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो एन एमपी, और यही प्राइम मिनिस्टर हेड भी होते हैं कैबिनेट के. तो सेम पर्सन पार्लियामेंट में भी बैठते हैं और वही पर्सन एग्जीक्यूटिव को भी हेड करते हैं. तो हमारे पास ये सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि सेम पर्सन, सेम प्राइम मिनिस्टर. फॉर एग्जांपल द करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एमपी फ्रॉम वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी है. पैरेलली ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट. तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं, कैबिनेट के भी पार्ट होते हैं. कैबिनेट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है. ऑन द अदर हैंड मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, हेडिंग मिनिस्टर को भी एग्जीक्यूटिव ही करते हैं. ऑन द अदर हैंड जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर. तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं होता. वही सेम पर्सन लेजिस्लेचर में, वही सेम पर्सन एग्जीक्यूटिव, दैट इज ए मिनिस्टर और हेडिंग द कैबिनेट. So in India, PM is directly chosen from Parliament, who is elected MP. This is the fusion of power. India में ये fusion system हम follow करते हैं. The US president can overrule the decision of the cabinet, but in case of India, this is not the case. So president basically, मैंने पहले ही बताया, president works with the aid and advice of the Council of Ministers. That is Article 74. सो प्रेसिडेंट जब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है, तो प्रेसिडेंट उस बिहाफ पे वर्क करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन केस आप देखते हैं आप पार्डनिंग पावर, तो पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट का कोई अपना कंसेंट नहीं होता है, लोन कंसेंट नहीं होता है. दिस इज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सिमिलरली ऑर्डिनेंस में आप देखते हैं, ये कोई प्रेसिडेंट का अपना आइडिया नहीं होता, दिस इज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो उनका कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता पार्डनिंग पावर में, मर्सी पिटीशन में, ऑर्डिनेंस इशूइंग में. प्रेसिडेंट का कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ नथिंग बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को प्रेसिडेंट वायलेट नहीं कर सकते हैं. although through 44th Constitution Amendment Act 1978, President has this power to send back the advice or to send back the idea given by the Council of Ministers back, but only one time. बट अगर सेम टाइम वही कैबिनेट फिर से एडवाइस करती है, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस. प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन. तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हो जाता है, क्योंकि पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाइंडिंग था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार वो बैक कर सकते हैं अभी. Okay, so this is Article 74, which says that there shall be a council of minister, and which is headed by the prime minister, and this council of minister basically aid and advice to president of India, and on behalf of president basically
फंक्शंस, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे। यूएस प्रेसिडेंट का 4 इयर्स टर्म होता है एंड विथ मैक्सिमम 2 टर्म्स, और आप यहाँ देखते हैं इंडिया के केस में 5 इयर्स का टर्म है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत इजी भी है, और ये अनलिमिटेड होता है, कितने भी नंबर टाइम आप प्रेसिडेंट इंडिया में हो सकते हो। The US president does not have ordinance power. This is a very unique thing. Like the Indian president under Article 123, US has the only, in USA you will find executive orders, but in India it is a legislative power. तो कांग्रेस के पास, बिकॉज अगर यहाँ ये समझो कि जो 5th पॉइंट है इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि यूएस जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है। इंडिया के केस में हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको ऑर्डिनेंस पावर तो है, बट वो एक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर का जॉब है। तो प्रेसिडेंट के पास तो नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट ही एग्जीक्यूटिव है, तो उनके पास ओनली एग्जीक्यूटिव ही पावर है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। बट इंडिया में फ्यूजन सिस्टम है, तो इंडिया में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर है, और वो ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव पावर है, वो लेजिस्लेचर की तरीके से एक्ट करने लगते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्यूजन ऑफ पावर। एंड यूएस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं। इंडिया में इसलिए नहीं है बिकॉज वी डोंट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमने क्या किया है, एग्जीक्यूटिव को भी लेजिस्लेचर की पावर दे रखी है टू मेक लॉ, टू मेक एक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनेंस अंडर 123 आर्टिकल, ठीक। तो एक लेजिस्लेटिव पावर है, यूएस के पास ओनली एग्जीक्यूटिव पावर है, बिकॉज द यूएस प्रेसिडेंट पोजीशन इज इटसेल्फ एग्जीक्यूटिव पोस्ट। On pardoning powers, US President has absolute power, unilateral power to grant pardons without cabinet approval, but only federal offenses. So स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती फेडरल ऑफेंसेस के लिए। तो अभी अगर आप इसको देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ट्रम्प से पहले he basically granted full and unconditional pardon to his son Hunter Biden 2024 में। बट ये केवल फेडरल ऑफेंसेस पे अप्लाई होती है, स्टेट के लेवल पे नहीं। बट इंडिया के केसेस में ऐसा नहीं है, बी इट नेशनल लेवल, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, इंडियन प्रेसिडेंट हैज दिस एब्सोल्यूट पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्राइव, कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनको करना है। सो ही हैज द एब्सोल्यूट पावर, ठीक। सो इन केस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एक्ट्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट का कुछ अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इट इज द सेटिस्फैक्शन is the advice of the council of minister, and there is no independent choice under article 72, which is basically talks about the pardoning power of the president. And but in case of US president, it is the unilateral power of the US president, but only on federal offenses. But India के केस में नेशन वाइड अप्लाई होता है, वो स्टेट्स का हो, यूनियन का हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, रेप्राइव करना हो किसी को, पार्डन करना हो, कुछ भी करना हो। बोथ यूएस एंड इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी इलेक्टोरल कॉलेज, यूएसए के केस में भी इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट चूज होते हैं, इंडिया के केस में भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही प्रेसिडेंट चूज होते हैं। बट दोनों इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन डिफर करता है। यूएस के इलेक्टोरल कॉलेज में, यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल 538 प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स, करेक्ट। और इन 538 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्राइमरी जॉब यही होता है टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही जस्ट सोल जॉब टू कास्ट दी देयर वोट, ठीक, एंड दे इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो यहां से ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखते हैं मिस्टर ट्रम्प,
इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का डिफरेंट होता है। तो पब्लिक जो होती है ये इलेक्टर्स को वोट देती है, ये इलेक्टर्स चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैसे होता है फिर से बताता हूं। जनता वोट देती है प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स को, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स फाइनली वोट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। ठीक, सो दिस इज अ इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। दीज 538 members are the part of electoral college for the election of president of यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया के केस में इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड एमपीज सॉरी एमएलएज ऑफ स्टेट्स, तो जितने इलेक्टेड एमएलएज हैं स्टेट्स के, इलेक्टेड एमपीज हैं पार्लियामेंट के, ये पार्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, प्लस दिल्ली एंड पुदुचेरी। दिल्ली एंड पुदुचेरी के एमएलए जो होते हैं इलेक्टेड एमएलए, ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इंडिया के केस में इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड एमपीज पार्लियामेंट के होते हैं, इलेक्टेड एमएलए स्टेट के होते हैं, दिल्ली पुदुचेरी के एमएलए होते हैं। रिमेंबर यहाँ जेएनके के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो ये डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में। फिर ये क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल सिस्टम के बेसिस पे वोट करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम होता है इंडिया में, उसके थ्रू वोट करते हैं। तो आप यहां भी देखते हैं कि यूएस के तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। यूएस में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, करेक्ट। जेएनके के लोग, जेएनके के एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसके पीछे रीजन ये है कि जेएनके में 370 का एब्रोगेशन होता है 2019 में, और 370 का एब्रोगेशन अंडर आर्टिकल 3 होता है। अंडर आर्टिकल 3 में 3 के थ्रू जब अमेंडमेंट होता है तो उसको वहां आर्टिकल 368 नहीं अप्लाई होता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो अप्लाई नहीं होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जब वो अप्लाई नहीं होता तो ये होता है अंडर आर्टिकल 4 के, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। तो इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है। अब जब इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी है, तो जेएनके में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, बट जब इसको एब्रोगेट करके यूटी बना दिया जाता है और इसको 368 के थ्रू अमेंड नहीं किया गया, इसको आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट के थ्रू, इसको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग चेंज किया गया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। पैरेलली जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 सॉरी जो आर्टिकल 53 है, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, उसमें चेंजेस नहीं हुए। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 53 इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें इलेक्टेड एमपीज पार्लियामेंट का नाम मेंशन है, उसमें इलेक्टेड एमएलए स्टेट का नाम मेंशन है, और उसमें दिल्ली पुदुचेरी के एमएलए का नाम मेंशन है। तो जब ये एब्रोगेशन 370 जो होता है, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं है, तो इस आर्टिकल 53 में कुछ चेंज ही नहीं होता है। तो ये दिल्ली पुदुचेरी अभी है, इसमें जेएनके ऐड ही नहीं हुआ है। जेएनके ऐड होने का होता तब जब हम 368 इंट्रोड्यूस करते और इस 53 में चेंजेस करते। तो हमने 368 इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, हमने आर्टिकल 3 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी अब जेएनके पहले पार्टिसिपेट करता था 2019 के पहले, अभी जेएनके के एमएलए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और करेंगे तब जब हम 368 के थ्रू इस आर्टिकल 53 को भी अमेंड कर देंगे। देन these MLAs, the MLAs of JNK Constituent Assembly will also get the power to cast their vote in presidential election. That means they will also become the part of electoral college. Correct? So both US and India indirect election through electoral college. तो electoral college में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग हैं।
यूएस प्रेसिडेंट 10 डेज पॉकेट वीटो, बट इंडिया के केस में कोई टाइम लिमिट पॉकेट वीटो की नहीं होती है। अभी हम पॉकेट वीटो समझेंगे। सो इंडेफिनिट पीरियड के टाइम के लिए प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकते हैं इंडिया के टाइम, इंडिया में। ठीक, सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सो इट वाज ज्ञानी जैल सिंह, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह who applied first time pocket veto to hold the post office bill। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस बिल पे वो क्यों अप्लाई करते हैं। अब हम यहां जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है, कैसे एक एक कुछ प्रेसिडेंट्स के हम डिस्कस करेंगे कि उनका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कैसे क्या रोल रहा है, कैसे वो इंडिया की हिस्ट्री पॉलिटिक्स को शेप करते हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में कैसे वो पिवटल रोल प्ले करते हैं एंड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिजर्व रखते हैं। So the very first president of India, Dr. Rajendra Prasad. So 12 years का career, he displayed a sense of constitutional and personal propriety, which gave a good start to the parliamentary system and established firm tradition. He had the differences with Pandit Nehru, no doubt, but never intervened publicly. कि पब्लिक में क्रिटिसाइज किए हों या पूछ किए हों गवर्नमेंट की। इस चीज को समझने से पहले हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इंडिया में जो अप्लाई होता है, इसमें हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो पर्सन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम फंक्शन करना ही स्टॉप कर देगा। एक पर्सन सेरेमोनियल होना चाहिए, ठीक है, लेस पॉपुलर होना चाहिए, पब्लिक का एक्सेस इतना नहीं होना चाहिए जितना सेकंड पर्सन हेड ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि दिस पर्सन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, अ पॉपुलर पर्सन who basically has been elected by the people, has the direct mandate of people। तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट मैंडेट है पब्लिक का, ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट को डायरेक्ट मैंडेट नहीं है पब्लिक का, although he is also indirectly elected, but PM को डायरेक्ट मैंडेट होता है। PM is selected by those MPs। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो पावर इमर्ज नहीं होती, नहीं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाएगा और कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। और जिस भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसे हम कोहैबिटेशन बोलते हैं। इस कोहैबिटेशन, फिर से मैं बताता हूं इसको, इसमें क्या मैं बताया कि प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर पर्सन होते हैं, पॉपुलर मैंडेट के बेसिस पे आते हैं, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज द रियल हेड इन पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम। सी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस का कंप्लीटली डिफरेंट है, वहां हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट है, बट इंडिया के केस में डिफरेंट होता है। इंडिया के केस में अगर प्रेसिडेंट पॉपुलर होकर ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर ये पावरफुल ज्यादा हो गए तो ये पर्सन जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आ रहा है, ये अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो जो डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है कि पब्लिक मैंडेट डोमिनेट करना चाहिए, दोज पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग पीपल इन द पार्लियामेंट, दे शुड हैव द मोर पावर एंड दे शुड बी इन डोमिनेटिंग नेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पब्लिक मैंडेट लिए, तो हम पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर नहीं दे सकते। ठीक, ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, उस सिचुएशन को हम कोहैबिटेशन बोलते हैं। ये कोहैबिटेशन आप फ्रांस में देखने को मिलती है। फ्रांस की सीन में कुछ ऐसा ही है। फ्रांस के सीन में
प्रेसिडेंट होते हैं जो कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कि इंटरनल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रांस में कि प्रेसिडेंट लेफ्ट पार्टी से हैं, सपोज प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट पार्टी से, प्रेसिडेंट कंजर्वेटिव पार्टी से। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि डिसीजन में डेडलॉक हो जाता है, वी कॉल इट कोहैबिटेशन इशू। ठीक है, तो जब तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी से नहीं आएंगे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये रूल बनाया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनको पॉपुलर मैंडेट होता है वो क्या रियल हेड है, गवर्नमेंट के हेड हैं, वही फॉरेन में देखो रिप्रेजेंट करते हैं, वही इंटरनल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज करते हैं, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वही कैबिनेट को भी मैनेज करते हैं। ठीक, तो ये कोहैबिटेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऐसा रूल होता है कि प्रेसिडेंट के पावर को लेस कर दिया जाता है, सेरेमोनियल कर दिया जाता है, टाइटुलर कर दिया जाता है। अदरवाइज इसका एक ऑप्शन ये है कि आप मूव कर जाएं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, लाइक यूएसए। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अदरवाइज जिस मॉडल की प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस फॉलो करता है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम सक्सेसफुल रही है। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल देखते हैं, ऑल्दो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपनी प्रॉब्लम है, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए ही बहुत सक्सेसफुल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कभी डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। बट यहाँ यही है कि इंडिया फॉलोज बेसिकली प्राइम पार्लियामेंट्री मॉडल, दैट इज अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वेयर president is a titular head and prime minister is the real head who has taken basically the direct mandate, the popular mandate by the people directly। ठीक, तो prime minister is basically selected by those MPs। सो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो 12 इयर्स के करियर में उनके अपने ओपिनियन डिफरेंसेस रहे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू से, बट उन्होंने पब्लिक में कभी उसको नहीं इंटरवीन किया कि पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ही बेसिकली सेट द टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम की पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो टाइटुलर हेड है एंड ही शुड फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट रबर स्टैंप रहे, तो ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वाज जस्ट एक्टिंग ऑन whims and fancy ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली यही ट्रेडिशन आप डॉक्टर राधाकृष्णन भी फॉलो करते हैं, द सेट लेड डाउन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India 1967-69। This was the time period of Prime Minister इंदिरा गांधी। ठीक, इसके बाद जाकिर हुसैन के बाद प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी, was elected by मैडम इंदिरा गांधी 1969-74। सो ये भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में ही रहते हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप देखते हैं, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट हु बेसिकली imposed president national emergency on 25th June 1975। सो 1975 में आप फखरुद्दीन अली अहमद को देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ मैडम इंदिरा गांधी। करेक्ट। सुभाष कश्यप was a political scholar who says that especially Bibi Giri and Fakhruddin Ali Ahmed, these two presidents were the prime minister's president और एक रबर स्टैंप की तरीके से वर्क करते थे। रबर स्टैंप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के ही विम्स एंड फैंसी पर वर्क करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इसलिए देखते हैं कि जब फखरुद्दीन अली अहमद वो अपोज नहीं करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, 1975 में अप्रूव कर देते हैं, तो ही वाज द प्रेसिडेंट, इवन ही डिड नॉट सिंगल परसेंट रजिस्टर्ड। ओके, सो बट जब आप इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के बाद देखते हैं, सो इट वाज प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह
used pocket veto for the first time. Pocket veto for indefinite period of time for the first time to kept the Indian Post Office Bill 1986. This was the time period of Prime Minister Rajiv Gandhi. राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल लिया. पोस्ट ऑफिस बिल. इस पोस्ट ऑफिस बिल में ये क्लॉज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली हैज द पावर टू इंटरसेप्ट द सिटीजंस प्राइवेट मेल. अब इंटरसेप्टिंग द प्राइवेट मेल मींस violating the privacy and civil liberties. ये बात ज्ञानी जैल सिंह जी को पसंद नहीं आई. ओके, सो व्हाट ही डिड, he applied pocket veto for indefinite period of time and never ever return post office bill. ठीक है, तो वहीं वो बिल डेड हो जाता है. तो आप अगर जस्ट इसी 1950 से लेकर के 90 तक की जर्नी को अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ कैसे एक विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन परफॉर्म करते हैं. On the other hand, president like B.V. Giri, especially B.V. Giri and Fakhruddin Ali Ahmed, what Professor Subhash Kashyap says, they were acting as a rubber stamp because आप फखरुद्दीन अली अहमद बीबी गिरी के टाइम पे देखते हैं फ्रीक्वेंटली ऑर्डिनेंसेस इशूड होते हैं, फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट पास्ड होते हैं 1971 के आसपास. उसी टाइम पे आप देखते हैं लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं. केशवानंद भारती का केस इसी टाइम में आता है. देन लेटर द मिनर्वा मिल्स केस आप देखते हैं. तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये फ्रीक्वेंटली ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्ट को साइन करते हैं एंड दे वर एक्टिंग एज अ पीएमसी प्रेसिडेंट. तो वो एक रबर स्टैम्प की तरीके से वर्क करने लगते हैं. सो कोट द नेम प्रोफेसर सुभाष कश्यप व्हेन यू राइट दे वर एक्टिंग एज अ रबर स्टैम्प. प्रोफेसर सुभाष कश्यप. नेम कोट करने से ये हो जाएगा कि अननेसेसरी आप किसी पर एलिगेशन नहीं लगाओगे. सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्कॉलर्स आर्गुमेंट हो जाएगा. ठीक. एंड प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ऑन द अदर हैंड डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं. सो ही बेसिकली सेफगार्डेड द लिबर्टी ऑफ कॉमन पब्लिक प्राइवेसी. ठीक. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल के आर नारायणन का आता है. के आर नारायणन 1997 में इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं. के आर नारायणन एक आईएफएस ऑफिसर थे जो कि इंडो चाइना वार जब 1962 में होती है तो उसके बाद भी वो इंडिया के एम्बेसडर रहते हैं चाइना में, बीजिंग में. और उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था, ही वाज वन ऑफ द फेवरेट ऑफिसर ऑफ पंडित नेहरू. तो 1997 में ये इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं. आप ध्यान से देखना के आर नारायण के बारे में. सो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आप के आर नारायण को आप अपने एथिक्स में एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एस्से में भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि कलाम गांधी को तो सब कोट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डिफरेंट भी कोट कर सकते हो. ठीक. तो के आर नारायण को आप अपने एथिक्स के आंसर में लिख सकते हो, देन आप एस्से में यूज कर सकते हो और पॉलिटी में तो यूज कर ही सकते हो. ठीक. तो के आर नारायण जब 1997 में अपॉइंट होते हैं सो ही वाज नोन एज वर्किंग प्रेसिडेंट. ठीक है, तो उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बोला जाता है. नार लाइक बीबी गिरी और फखरुद्दीन दे वर एक्टिंग एज अ रबर स्टैम्प. नेविगेटिंग द टर्बुलेंट 1990s पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उसी टाइम पे था. तो आप देखते हैं 1997 में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और कैसे कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट होती है. तो सेटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट टू इनवाइट ड्यूरिंग हंग असेंबली एंड रिड्यूस द डिस्क्रिशनरी पावर. बट के आर नारायण को समझने से पहले हम थोड़ा सा कोलिशन गवर्नमेंट देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट 1990s में स्पेशली 1996 से कैसे स्टार्ट होती है. सी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जो 1991 में फॉर्म होती है वो कंप्लीट 5 इयर्स टेन्योर अपना कंप्लीट करती है. बट 1996 में फर्स्ट टर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी का था 1996 में,
वो 13 डेज में ही कोलैप्स हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी आफ्टर 13 डेज ही बेसिकली रिजाइंड। रेजिग्नेशन के पीछे रीजन ये था कि ये फेल टू प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। ठीक, तो पहली बार गवर्नमेंट यही फॉल होती है। सेकेंड टाइम आप देखते हैं जो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो एच.डी. देवगौड़ा। अब एच.डी. देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर इंडिया के होते हैं 1996-7 में, और ये कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें यूनाइटेड फ्रंट होता है। सो यूनाइटेड फ्रंट में कोalition गवर्नमेंट यूनाइटेड फ्रंट, जो कि एक 13 पार्टीज का कोalition था। 13 पार्टीज में आप देखते हैं लाइक जनता दल थी, टीडीपी थे, एसपी, लेफ्ट फ्रंट, डीएमके, ये सब सपोर्ट करते हैं। एंड आईएनसी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, was supporting from outside. Outside इसका सपोर्ट था, and the basic idea of the INC was to somehow keep the BJP out, and INC was supporting the United Front, the एच.डी. देवगौड़ा's government from outside. ठीक, but due to internal differences इसी टाइम में बेसिकली रिपोर्ट वगैरह आती है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन को लेकर के, उसमें सब में कुछ इंटरनल डिफरेंस था। मेन इंटरनल डिफरेंस था especially the president of INC, सीताराम केसरी, सीताराम केसरी जो कि आईएनसी के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनके कुछ इंटरनल डिफरेंसेस थे बिकॉज सीताराम केसरी वाज वेरी एम्बिशियस पॉलिटिशियन एंड वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए क्या हुआ कि बाद में वो अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लेते हैं आईएनसी से, और एच.डी. देवगौड़ा की गवर्नमेंट अगेन ये फॉल हो जाती है, गिर जाती है। थर्ड इसमें इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आई.के. गुजराल, वही जो गुजराल डॉक्ट्रिन देते हैं, नॉन रेसिप्रोसिटी आइडिया। 1997-98 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल भी यूनाइटेड फ्रंट कोalition से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बनते हैं, और जिसमें जनता दल जो होती है वो एक लीडिंग पार्टी होती है। जनता दल लीडिंग पार्टी होती है। आईएनसी इस यूनाइटेड फ्रंट को भी आउटसाइड सपोर्ट ही करती है, आउटसाइड ही सपोर्ट था। बट अगेन सीताराम केसरी यहाँ भी प्रेसिडेंट ही रहते थे, इंटरनल डिफरेंसेस थे, और फाइनली 1997 में ही इनकी भी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। फोर्थ, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सेकंड टर्म में अटल बिहारी वाजपेयी का जो एनडीए का फेज 1 स्टार्ट होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसमें बीजेपी लीडिंग पार्टी थी एनडीए में, और इसके अदर एलाइज फॉर एग्जांपल एआईएडीएमके सपोर्ट करती थी, एंड द चीफ ऑफ एआईएडीएमके वाज लीडर चीफ मिनिस्टर जे जयललिता, एंड जे जयललिता आउटसाइड सपोर्ट करती थी एनडीए को उस टाइम 1998 में। अदर जो एनडीए को सपोर्ट करते थे तो शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना एंड बीजू जनता दल, अकाली दल, तो ये सब सपोर्ट करते थे। और जो जे जयललिता की एआईएडीएमके थी, ये इसका आउटसाइड सपोर्ट था। बट जे जयललिता ने भी अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लेती है एनडीए से, और जो कि एक प्री पोल अलायंस था एनडीए की गवर्नमेंट, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी सेकंड टाइम यहाँ भी गिर जाती है फिर से। तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 डेज में फर्स्ट टाइम क्या होता है, रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रूव कर पाते हैं। एंड सेकंड टाइम जब 1998 में ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो सिर्फ एक वोट से ये हार जाते हैं यहाँ। ठीक, क्यों? क्योंकि जे जयललिता जो कि चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, एआईएडीएमके की हेड, उन्होंने क्या किया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया। ठीक, सो ये कोलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स थी 1990s की। और उसके बाद फिर आप देखते हैं तो थर्ड टर्म में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में फिर से कंटेस्ट करते हैं, और जो एनडीए फिर से इमर्ज होती है, और बीजेपी की लीडरशिप में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी
थर्ड टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा था पीएम का जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि अपना फुल टर्म कंप्लीट करते हैं। फुल टर्म 1999 टू 1994, सॉरी 1999 टू 2004, और इसके बाद आप देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद यूपीए से बनते हैं। ठीक, यूपीए फर्स्ट, देन यूपीए सेकंड, देन अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014। ठीक, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट था। अब अगर 1990s का आपको कोलिशन गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा, तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी 1990s में। एक चीज हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है इन केस ऑफ हंग असेंबली। हंग असेंबली क्या होती है? अभी आपने तमिलनाडु के इलेक्शन में अगर नोटिस किया होगा, तो तमिलनाडु में हंग असेंबली थी। हंग असेंबली इन द सेंस कि जब जो प्री पोल अलायंसेस हैं या पार्टीज हैं, वो क्या होती हैं कि कंप्लीट मेजोरिटी नहीं ले आ पाती, 50% प्लस वन वोट अगर ये नहीं सिक्योर कर पाती, तो ऐसे सिचुएशन में हंग असेंबली होती है। तो आप अभी टीवीके की पार्टी, डीएमके की पार्टी में देखते हैं, तो वहां हंग असेंबली हो गई। तो इवन जो टीवीके की जोसेफ विजय की पार्टी थी टीवीके, ना तो इसके पास ही मेजोरिटी थी और ना डीएमके या डीएमके के पास मेजोरिटी थी, तो किसी के पास पार्टी नहीं थी, तीनों और भी पार्टी थी, किसी के पास भी नहीं थी। तो दिस इज अ हैंग असेंबली सिचुएशन। ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो ये हंग असेंबली की प्रॉब्लम क्रिएट होती है 1990s पे एट यूनियन लेवल। ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। Navigating the turbulent 1990s political instability because of the Hung Assembly coalition era government, setting a constitutional precedent to invite during Hung Assembly and reduce discretionary power। तो उन्होंने एक प्रूफ ऑफ सपोर्ट का जो प्रिंसिपल था के आर नारायण ने, वो स्टैब्लिश कर दिया। ये प्रूफ ऑफ सपोर्ट का प्रिंसिपल ये होता था कि सबसे पहले आप प्रूफ दोगे प्रेसिडेंट को, कुछ एविडेंस दोगे जिसको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, सो दैट ये प्रेसिडेंट को रियलाइज हो जाए कि आपके पास कॉन्फिडेंस है हाउस में। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि हम ऐसे रैंडमली किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक किसी के पास प्रूफ ऑफ सपोर्ट नहीं होगा और प्रूफ नहीं देगा। 1998 में टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो इन शॉर्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नारायण इनवाइटेड हिम आफ्टर वेरीफाइड सपोर्ट। सो अटल बिहारी वाजपेयी को इनवाइट करते हैं, जिसके पास भी सपोर्ट होता है बहुत ट्रांसपेरेंटली वो अपॉइंट करते हैं। When the Vajpayee government fell by single vote in 1999, जब जय जयललिता की गवर्नमेंट ने क्या किया, एआईएडीएमके ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जो कि प्री पोल अलायंस था, कोलिशन था एनडीए का, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1999 में एक वोट से गिर जाती है। ऐसे सिचुएशन में अब हंग असेंबली हो गई। अब पहले से ही जब गवर्नमेंट गिर जाती है, तो अब यहाँ डिस्क्रिशन हो जाता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को जब ये डिस्क्रिशन हो गया, तो नारायण बेसिकली गेव अपोजिशन पार्टीज एडिक्वेट टाइम टू एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ऑल्दो फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट प्रेसिडेंट के आर नारायणन गेव एडिक्वेट टाइम टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की आपको बनना है कि नहीं बनना है, किसके पास और स्ट्रेंथ है, टू प्रूव द मेजोरिटी, टू प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। सो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली ही वाज परफॉर्मिंग। डिफेंस ऑफ फेडरलिज्म आर्टिकल 356। सो ये टाइम ही था जब कि फ्रीक्वेंटली मिसयूज होता था प्रेसिडेंट रूल का, 356। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही डिसमिस्ड द कैबिनेट प्रपोजल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में होता यह है कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी। अब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी से थे, और सेंट्रल में कौन रूल कर रहा था? सेंट्रल में रूल कर रही थी कांग्रेस, सो जिसको कांग्रेस का सपोर्ट था। तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने क्या, सेंटर ये चाहती थी कि यूपी में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाए, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। ऐसे सिचुएशन में वो डिसमिस कर देते हैं इस कैबिनेट प्रपोजल को।
सिमिलरली बिहार में जो आरजेडी से रूल कर रही थी वो मिसेस राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी को अगर आप जानते होंगे तो राबड़ी देवी इज द वाइफ ऑफ मिस्टर लालू यादव। ठीक। सो जो राष्ट्रीय जनता दल से थी वो वहां चीफ मिनिस्टर थी। अब राष्ट्रीय जनता दल से चीफ मिनिस्टर थी तो फिर यहाँ जब बीजेपी पावर में थी तो ये चाहती थी कि किसी तरीके से वो गवर्नमेंट फॉल कर जाए, तो वहां बिहार में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चाहती थी। तो आप बहुत देखेंगे सेंटर में पावर शिफ्ट हो रही है लेकिन प्रेसिडेंट का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ है। ट्रांसपेरेंटली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मिस्टर के आर नारायणन कि गवर्नमेंट सेंट्रल में चाहे वो बीजेपी की रही हो, आईएनसी की सपोर्ट से रही हो, आईएनसी की डोमिनेंस रही हो या बीजेपी की डोमिनेंस रही हो, और जो रीजनल पार्टीज हैं चाहे वो बीजेपी की रही हो या आरजेडी की रही हो या किसी और पार्टीज की रही हो, वो ऐसा नहीं है कि जस्ट कैबिनेट के प्रपोजल पे इम्पोज कर दे रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को फॉलो कर रहे हैं। एंड ही बेसिकली साइटेड the judgment of SR Bombay case 1994 that federalism is the basic structure of doctrine, and he prevented the arbitrary dismissal of elected state governments across party line। वो पार्टी कोई भी रही हो, चाहे वो सेंटर में बीजेपी रही हो, स्टेट में बीजेपी रही हो, या आईएनसी सेंटर में रही हो जो सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट को, या अदर रीजनल पार्टीज स्टेट्स में रही हो। So he basically applied his own rationality, the constitutional morality, and preserved the idea, basic essence of the federalism, which is basically Supreme Court said in SR Bombay case as a federal form of the federal basic feature of the constitution. Correct. So यहाँ KR Narayan, and KR Narayan basically famously argues that the role of the president is not a rubber stamp। ठीक है, तो he was working president, he was not acting like a Bibi Giri or Fakhruddin Ali Ahmed। So he was the man of word, being a former ambassador of China, he visited Beijing in May 2000 for economic cooperation। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का रोल था फॉरेन विजिट में, कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। he responded during the time of Godha riots, he personally basically wrote letter to Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and advocating immediate deployment of armed forces to restore law and order, to basically protect the minorities, women। ठीक है, and similarly he was the first person who basically cast vote in 1998 जनरल इलेक्शन। अगर आप जनरली इंडिया में देखते हैं तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। सिंपल रीजन उसके पीछे ऐसा नहीं, राइट नहीं है, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऑफ द कंट्री, उनके पास राइट होता है, बट टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी ही जनरली डज नॉट कास्ट वोट। तो आप प्राइम मिनिस्टर मुर्मू को भी देखते हैं, सो सी डज नॉट कास्ट हर वोट। ऑन द अदर हैंड जब आप KR नारायणन को देखते हैं तो ही एक्सरसाइज्ड his right to vote in 1998, and he said that it is my civic duty, it is a duty of my being a citizen of this country, and does not compromise। voting to any political party doesn't mean to compromise the constitutional neutrality, उससे न्यूट्रलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो प्रेसिडेंट न्यूट्रल ही है, तो ये उनकी सिविक ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड ही एक्सरसाइज्ड हिज राइट। Address on Golden Jubilee of Independence 1997, and in a candid speech to Parliament, he warned against corruption, criminalization of politics, neglect of marginalized communities, and in fact, it was KR Narayanan was the first Dalit president of India, Dalit president। So बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी के, दलित आदिवासी वुमेन अपलिफ्टमेंट के। तो KR नारायणन का ही वाज द वर्किंग प्रेसिडेंट, और उनका अपना ही एक स्टार्टर रहा है, और कैसे वो फेडरलिज्म को प्रिजर्व करते हैं, ट्रांसपेरेंटली कैसे वर्क करते हैं थ्रू आउट अक्रॉस द पार्टी लाइन, एंड कैसे वो कोलिशन गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अदर पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, सेंट्रल में किसी पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंसी हो, एक ट्रांसपेरेंट, एक अकाउंटेबल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करते हैं। So it was KR Narayanan, okay, from 1997 to 2001। तो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट के पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती है। वन इज द लीडरशिप,
the leadership like the President K.R. Narayanan, and second is the legal idea, constitutional interpretation, which provided the stability, especially in the regional level, state level, from president rule. क्योंकि ये कोलेशन गवर्नमेंट थी, तो इस टाइम में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना यूनिलेटरली, तो ये लीडरशिप क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है। तो के आर नारायणन के हमने केस में देखा। लीगल केस में ये हुआ कि इसी टाइम में एसआर बम्बई का केस आता है 1994 में, एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली सेट की फेडरलिज्म जो होता है वो बेसिक फीचर ऑफ द डॉक्ट्रिन है, बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन है। ठीक, सो ये चीज है। सेकेंड थिंग, जब कोलेशन गवर्नमेंट होती है, कोलेशन गवर्नमेंट जैसे हमने बताया पहले कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड फ्रंट थी, तो यूनाइटेड फ्रंट में आप जनता दल, टीडीपी, एसपी, लेफ्ट फ्रंट, डीएमके सब देखते हैं। इसमें रीजनल पार्टीज का राइज होता है, और जब रीजनल पार्टीज का राइज होता है तो ये रीजनल पार्टीज पावर शेयर करती हैं एट अ सेंट्रल लेवल। दैट मीन्स दीज रीजनल पार्टीज लाइक जनता दल, टीडीपी, एसपी, लेफ्ट फ्रंट, डीएमके, आईडीएमके, सीएपीआई, ये सब क्या करती हैं, पावर शेयर करती हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल है वो फ्रीक्वेंटली नहीं अप्लाई करती, क्योंकि इनके पास भी बार्गेनिंग पावर होती, इनका भी शेयर होता है। तो अभी आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट का अपना कोलिशन गवर्नमेंट है बीजेपी के साथ सेंट्रल में, तो एक इन्फ्लुएंस होता है सेंटर में जब रीजनल पार्टीज अपना पावर शेयर करती हैं। और 1990s में कोलिशन की गवर्नमेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज होती हैं, और वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होना भी एक रीजन था कि प्रेसिडेंट रूल 356 फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। पैरेलली लीडरशिप क्वालिटी थी लाइक प्रेसिडेंट के आर नारायणन, पैरेलली सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी लाइक एसआर बम्बई केस। सो ये चीजें, एक लीगल, एक पॉलिटिकल, एंड थर्ड इज द राइज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। ये क्या होता है, तीन चीजें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड प्रिवेंट करती हैं स्पेशली द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 दैट इज अ प्रेसिडेंट रूल। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, and the next president we are going to discuss, that is Dr. APJ Abdul Kalam. So he became India's president in 2002 and till 2007. Kalam was people's president, and he had this developmental oriented vision, and he also gave the idea of the Pura means providing urban amenities to rural areas, to development of the rural areas, and he advocated the idea towards the education, development of the renewable energy, science and technology, ISRO वगैरह, और भी कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ हो। सो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर कलाम जो चैंपियन थे इंडियन साइंटिस्ट पे, आप आकाश अग्नि मिसाइल से लेकर के so many missiles you will find because of Dr. Kalam's legacy. सो इनका विजन था कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, रूरल डेवलपमेंट किया जाए, एजुकेशन रिफॉर्म्स किया जाए। सो ही वाज पीपल्स प्रेसिडेंट, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही प्रायोरिटाइज्ड डायरेक्ट एंगेजमेंट विद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। आप यूट्यूब वगैरह पे इसका तो सिंपल आप एग्जांपल दे सकते हैं। रीडिफाइनिंग द प्रेसिडेंस एज अ ऑफिस ऑफ पब्लिक एस्पिरेशन। सो जो पोस्ट है, जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की, इज नॉट जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट द टाइटुलर पोस्ट, सेरेमोनियल पोस्ट इन द कंट्री। Kalam says it is a people's post, it is a public's. So he made this position, this post accessible to the public expression rather than purely administrative tool. So Kalam was very popular, Kalam was people's president. ठीक, अब आप जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया, आप एक बार उसको रिकॉल करो। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कोहैबिटेशन की। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर को पॉपुलर मैंडेट होता है डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये
अज्यूम कर लिया जाता है कि जो पीएम है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको पब्लिक का डायरेक्ट मैंडेट है, ये ऑब्वियस सी बात है, इनकी विलिंग पावर डोमिनेट करनी चाहिए बिकॉज ही हैज द मैंडेट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो इनका आइडिया डोमिनेट करना चाहिए। बट अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट भी पब्लिक फिगर की तरीके से इमर्ज होने लगते हैं और ये पावरफुल होने लगते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक होने की और कोहैबिटेशन की प्रॉब्लम होती है। कलाम के टाइम में यही प्रॉब्लम थी। कलाम वाज पीपल्स प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पॉपुलर होने लगे। ठीक, तो he refused he refused to act as a rubber stamp. Similarly, the K.R. Narayanan, he refused, both people refused to act as a rubber stamp, but working within constitutional limitation, constitutional mandate. So President Dr. Kalam applied also suspensive veto on Office of Profit Bill 2006. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल क्या था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल डॉक्टर कलाम क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। आफ्टर अप्लाइंग दिस आइडिया यू हैव सस्पेंसिव वीटो, दिस सस्पेंसिव वीटो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। ये था क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल? सिंपली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि आप अगर पैरेलली एमपी हैं तो आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट को पैरेलली नहीं होल्ड कर सकते हैं बिकॉज दैट क्रिएट्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड आल्सो यू आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सो साइमल्टेनियसली आप कैसे अकाउंटेबिलिटी होल्ड करोगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ऐसा होता है कि पहले ये जानो कि इस टाइम में 2006 में जया बच्चन, मिसेस जया बच्चन फ्रॉम समाजवादी पार्टी was serving as a chairperson of the UP Film Development Corporation. So she was the chairperson, and parallelly Jaya Bachchan was also the MP. तो अब ये प्रॉब्लम हुआ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिकॉज सी वाज साइमल्टेनियसली होल्डिंग टू पोस्ट। वन पोस्ट वाज द लेजिस्लेचर पोस्ट, दैट इज एमपी, एन एमपी पोस्ट, एंड द other hand she was also the executive head, that is the chairperson of the UP Film Development Corporation, that was the executive post. So on behalf of Election Commission of India, President Kalam disqualified her. ओके, रिमूव कर देते हैं। इसी टाइम पीरियड में द सुप्रीमो ऑफ कांग्रेस सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी was also heading National Advisory Council NTC. Parallelly she was also MP. तो इनका भी प्रॉब्लम यही था। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया कि रिमूव करने से पहले ही इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। बाद में वो रायबरेली से फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे एमपीज और थे, 40-50 एमपी, जो ऐसी पोजीशन को होल्ड करते थे। तो टू प्रिवेंट दिस पोजीशन कि वो पोस्ट बची रहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल इंट्रोड्यूस करती है। और इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल में ये सारी पोजीशन जो एमपीज की रहती हैं आईएनसी की, इसको एक्सक्लूड कर देती है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू कैटेगराइज व्हिच पोस्ट कम्स अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हिच पोस्ट डज नॉट। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल लाती है जिसमें ये 40-50 एमपीज के पोस्ट को क्या करती है, एक्सक्लूड करने को ट्राई करती है।
जस्ट टू प्रिवेंट दिस रेजिग्नेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बिल पार्लियामेंट में पास होता है एंड देन went for the assent of Dr. Kalam, presidential assent. And what President Kalam did? President Kalam applied suspensive veto on Office of Profit Bill 2006 and asked to establish a uniform, transparent criterion for defining Office of Profit. तो जो आर्बिट्री आइडिया था कि किसी भी पर्टिकुलर 40-50 एमपीज की पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, सो ही डिमांडेड कि ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया हो, एक फिक्स क्राइटेरिया हो, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म क्राइटेरिया हो, तो वो सस्पेंसिव वीटो करके बैक दे दिया जाता है। बट सस्पेंसिव वीटो की अपनी एक प्रॉब्लम है, सस्पेंसिव वीटो पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइड कैसे कर सकती है? अगर वो सेकंड टाइम फिर से बिल विद चेंज और विदाउट चेंज फिर से पास होता है, तो प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू पास दैट बिल, टू गिव हिज हर कंसेंट। और बाद में जब पार्लियामेंट में वो बैक जाता है और कैबिनेट को बैक जाता है, फिर से कैबिनेट क्या करती है, उसको प्रेजेंट करती है, एंड देन कलाम हैड नो अदर ऑप्शन but to sign the bill, because this is the overriding power which parliament cabinet has in case of suspensive veto. So first time Kalam applied suspensive veto within constitutional limitation, but second time it was presented, so he signed as well. तो ये शो करता है कि कैसे विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में रहते हुए he applied rationality and demanded the transparent uniform criteria in office of profit. सो अब हम ये जो एक मेजर क्वेश्चन है कि इज द इंडियन प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ रबर स्टैंप और नॉट, ये जो मेजर क्वेश्चन है, यहां से हमें ये क्लियर हो गया है कि ऐसा जरूरी नहीं था। दिस इज बेसिक आइडिया गिवन बाय बेसिकली समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड बाय बी सुभाष कश्यप, और इंडियन पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखते हैं तो ये आइडिया आप जेम्स मैनर वगैरह की बुक में ये देखने को मिलता है कि रबर स्टैंप का आइडिया। बट ये किस स्टैंड तक सही है ये हमने अभी डिस्कस किया। तो फॉर एग्जांपल जब हमने बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे प्रेसिडेंट को देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मैडम इंदिरा गांधी, उस टाइम में दे वर एक्टिंग एज अ रबर स्टैम्प, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। प्रेसिडेंट हैज सम पावर, द पावर ही टेक्स ओथ to preserve, protect and defend the constitution and the law, a direct constitutional obligation to intervene if the executive or parliament acts unconstitutionally। तो पावर होती है। लीगल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट कैबिनेट आर्बिट्रीनेस, तो हमने देखा कैसे सस्पेंसिव वीटो कलाम अप्लाई करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। पॉकेट वीटो कैसे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे पोस्ट ऑफिस के बिल पर अप्लाई करते हैं व्हेन गवर्नमेंट wanted to basically decrypt the information violating the privacy and civil liberty of the common people। ठीक, तो वहां पॉकेट वीटो इंडेफिनिट पीरियड के लिए अनलिमिटेड बिल ही डेड हो जाता है। इंफॉर्मेशन राइट, द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड टू सबमिट ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 78। तो ये सब भी पावर होती है। तो ऐसा नहीं कि वो जस्ट रबर स्टैम्प की तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर वो अपनी रेशनैलिटी विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में अप्लाई करते हैं तो यस he has the power to prevent any arbitrary decisions taken by the cabinet headed by the prime minister। ठीक, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, इन केस ऑफ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, सो हंग असेंबली के टाइम पे आप देखते हैं के आर नारायणन का रोल, डिसाइडिंग whom to invite to form the government, तो across the party line आप देखते हैं के आर नारायणन का रोल इन हंग पार्लियामेंट, डिसाइडिंग whether to dissolve the Lok Sabha if a PM who has lost the majority requested। ठीक, so president like Dr. Rajendra Prasad, Mr. Gyani Jail Singh, K.R. Narayanan, Kalam refused to act as a rubber stamp. They rejected the notion that the president must blindly sign every recommendation, establishing that the president possesses the right to guide advice and caution whenever democracy is threatened। एक सिंपल सा कंक्लूजन, आप इसको रटी लो, ज्यादा बेटर रहेगा। I have taken this conclusion from the book, James Manner book, and he talks about that the role of the president as a referee। This word is important, referee, and he argues that the president office acts as a safety valve, dormant, and the constitutional engine runs smoothly under a stable government। So the position of the president itself is a dormant and constitutional engine runs smoothly under stable government, तब वो dormant होती है।
सेफ्टी वॉल की तरीके से एक्ट करती है, बट एक्टिवली ऑपरेटिंग एज एन इम्पार्शियल रेफरी व्हेन पॉलिटिकल क्राइसिस। तो ये सिचुएशन आप के आर नारायणन के टाइम में देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1999, जब उनकी गवर्नमेंट गिरती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, क्राइसिस गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए इम्पार्शियल रेफरी। सेंट्रल ओवर रीच के टाइम पे जब एग्जीक्यूटिव ओवर रीच होता है और लेजिस्लेटिव एक्सेसेस जब थ्रेटन होता है तो थ्रेटन द रिपब्लिक। तो जब यूपीए की, जब आप देखते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, आईएनसी की गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज करना चाहती थी यूपी बिहार में, बीट कल्याण सिंह गवर्नमेंट और द आरजेडी गवर्नमेंट इन बिहार, ऐसे केसेस में हाउ के आर नारायणन अप्लाइड हिज रेशनैलिटी, हिज ट्रांसपेरेंट एंड constitutional, within constitutional limitation, he applied those constitutional morality and principle, the idea of federalism, to protect the regional government. ठीक, तो टू इंश्योर द स्टेबल गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफिस एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल। इसको आप एग्जैक्ट वर्ड याद कर लो, अगर कुछ नहीं याद होता है तो सेफ्टी वॉल, वन टर्म्स, रेफरी, और इन केस ऑफ सेंट्रल ओवर रीच, पॉलिटिकल क्राइसिस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक, सो यहाँ तक हमने समझा कि प्रेसिडेंट के रोल एंड जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे उनका हमने डिस्कस किया, एंड वाई प्रेसिडेंट बेसिकली is not just a rubber stamp. He has a significant power. He can prevent any arbitrary action taken by the council of minister or prime minister. ठीक है, so अपना उनका एक important role होता है. He is not just a titular or ceremonial head. He has a significant power in Indian constitution. Within constitutional limit, he can prevent anything. Okay, especially the arbitrary action. चले, अगर हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं तो दैट इज इमरजेंसी पावर। सो इसको फिनिश कर लेते हैं। प्रेसिडेंट में इमरजेंसी पावर, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। बेसिकली इमरजेंसी पावर में 3 पावर्स हैं, एंड 3 पावर, वन इज अंडर आर्टिकल 352, वन इज अंडर आर्टिकल 356 एंड थर्ड इज 360। इसको हमने जैसे बताया कि कल डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, और ये दोनों हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। सो इंडिया में अभी तक 3 टाइम इमरजेंसी अप्लाई हुई है, 62 दैट इज इंडो चाइना वार, एंड देन 1971 में आप देखते हैं दैट इज द वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार, and then 1975 the 25th June by Madam Indira Gandhi based on internal disturbance, and then the president, who was the president, Fakhruddin Ali Ahmad, ठीक, who approved this emergency. ग्राउंड्स क्या होता है? वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये वर्ड रिप्लेस कर दिया गया था, पहले ही इंटरनल इशू का था, इंटरनल मैटर का। अभी इसको क्या हुआ कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1970 में अभी इंटरनल रिबेलियन वगैरह वर्ड रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। इट रिक्वायर्स रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की रिटन एडवाइस होनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज, क्योंकि 1975 की जो एडवाइस थी वो डायरेक्टली फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, तो अभी ये रिटन एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट हो गई है। सो ये चीज है। एंड सेकंड, अप्रूवल टाइमलाइन ये है कि पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द नेशनल इमरजेंसी विद इन ए मंथ by a special majority. Which type of a special majority? That the total majority of absolute majority of the total house plus 2/3 members of present and voting. ठीक, तो absolute majority चाहिए, within 1 month में अप्रूव होना चाहिए। ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन, valid for 6 months and once approved can be extended indefinite period of time, but at a 6-month approval, fresh parliamentary approval within after 6 months पे ऐसे आपको 6 मंथ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अप्लाइड हो सकती है। नेक्स्ट, रिवोकेशन, इफ द लोकसभा पासेस रेजोल्यूशन बाय जस्ट सिंपल मेजॉरिटी इट कैन बी रिवोक्ड। ठीक, सो नेशनल इमरजेंसी के बेसिक प्रोविजंस है। कंसिक्वेंसेस ये होते हैं नेशनल इसके इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के अंडर आर्टिकल 352। एग्जीक्यूटिव रिलेशन में ये चेंज होता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव गेन्स पावर टू गिव बाइंडिंग डायरेक्शंस टू स्टेट्स ऑन एनी मैटर। State governments continue to exist but are completely controlled by central government। ठीक है, तो completely state government central government के अंडर में आ जाती है। लेजिस्लेटिव में चेंज ये होता है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, और इन स्टेट लिस्ट में अगर स्टेट भी कोई पावर बनाता है तो वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओवरराइडिंग पावर होती है, ओवरराइड कर सकती है। बट अगर पार्लियामेंट कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट में
फॉर्म करती है, कोई भी मैटर इंप्लीमेंट करती है, तो विद इन 6 months आफ्टर द इमरजेंसी, आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी, ओनली 6 month वो अप्लाई रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाएगा। फिजिकल इंपैक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो अभी जैसे आप 41% देखते हो, उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो शेयरिंग रिलेशन है फाइनेंशियल का। लाइफ ऑफ हाउसेस, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 year एट अ टाइम, ठीक है, और इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक एक साल ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, टू थिंग्स, one is article 19, second is article 20 and 21 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, ये 19 will be suspended automatically rights entirely but only during an external emergency। अगर ये इंटरनल केस में होता है, दैट इज यहां हमने जो डिस्कस किया आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल वाला, जो कि अभी रिप्लेस हो गया वर्ड, तो वहां अप्लाई नहीं होता, आर्टिकल 19 वहां सस्पेंड नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन which is mentioned under article 38, but article 20 and 21 cannot be suspended at any cost, ठीक है। so even in during national emergency, ये यहां थोड़ा सा आप स्विच कर लो, only enforcement will be suspended rest of fundamental rights except article 21 and 20, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी ये एब्सोल्यूट है, और 20 में भी वो जो बेसिक लॉज हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के, वो भी एब्सोल्युटली होते हैं सिटीजन के पास। अदर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो सकता है बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप ये आइडिया देखते हैं जो 2021 है, ये जबलपुर केस, एडीएम जबलपुर केस, (1976), इसको हेवियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन को, एक्टिविस्ट को, लाइक जेपी नारायण, लाइक सुकांत शुक्ला, लोहिया, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1976। इस टाइम पे अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब ये मैटर चैलेंज होता है भाई सुकांत शुक्ला इन एडीएम जबलपुर केस 1976, दैट की सुप्रीम कोर्ट में, एंड दे वर आस्किंग बेसिकली डिमांडिंग देयर राइट अंडर आर्टिकल 32 कि आर्टिकल 20 एंड 21 फंडामेंटल राइट है, सिविल लिबर्टीज, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, एंड ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन मैडम इंदिरा गांधी imposed national emergency in 1976। so these people were demanding before the court, and what Supreme Court said, Supreme Court says कि even article 20 and 21 can be suspended, your right to approach the court, sorry, article 20 and 21 एंड द रिट जुरिस्डिक्शन जो हेबियस कॉर्पस था आर्टिकल 32, जिसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो, कैन बी सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन थी हेबियस कॉर्पस की। अब एडीएम जबलपुर का केस (1976) में होता है, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 जस्ट उसी के 2 साल बाद ये प्रोविजन फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन कर दिया जाता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक, जनता गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी, ठीक, तो ये अमेंडमेंट हो जाता है। बट जुडिशरी को ये बात रियलाइज करने के लिए फिर से बहुत टाइम लग गया। सो इन 2017 केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, जो जजमेंट प्राइवेसी की थी, सुप्रीम कोर्ट सेट की आर्टिकल 21 is the very basic right of the citizen life and liberty, and this cannot be suspended even during the time of national emergency, or in any case state has not power to suspend this article 20 and 21, ठीक है। तो जुडिशरी को ये बहुत टाइम लग गया रियलाइज होने में, मोर देन 40 years, ठीक है।
तो बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में भी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया कि इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं कर सकते इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक, अदर फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाता है थ्रू प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जुडिशियल सेफगार्ड नेशनल इमरजेंसी में ये है कि जुडिशरी नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड, बैड फेथ और पॉलिटिकल मोटिव, और इफ प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन का कोई रेलेवेंट मटेरियल नहीं है, इस बेसिस पे ये चैलेंज हो सकता है। एंड दैट इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स केस 1980 जस्ट आफ्टर इमरजेंसी, दिस लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेज कि जुडिशियल रिव्यू विल बी अप्लाइड even on any type of emergency, be it national emergency, presidential rule और the financial emergency। तो प्रेसिडेंशियल रूल में तो हम बॉम्बे SR मुंबई का केस देखते हैं 1994 में ही। केस पुट्टास्वामी हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द ADM जबलपुर केस 1976 एंड जस्टिस DY चंद्रचूड़ ADM जबलपुर was seriously flawed and affirmed that human dignity and liberty cannot be surrendered to the executive। तो जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि ADM जबलपुर का केस में जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वो जस्टिस YB चंद्रचूड़ का था, जो कि फादर थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। एंड जब जस्टिस पुट्टास्वामी का जजमेंट आया तो उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मेजॉरिटी ओपिनियन में थे, जो कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने फादर की जजमेंट ADM जबलपुर की केस को ओवरटर्न कर देते हैं, ओवर रूल कर देते हैं। ठीक है, तो 17 में ये चेंज हो जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में ही चेंज कर देती है। लीगल सेफगार्ड 44th है, और जुडिशियल सेफगार्ड हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से सेज कि इन मिनर्वा मिल्स केस इट सेड कि जुडिशियल रिव्यू विल बी अप्लाइड। ठीक, तो ये सब सेफगार्ड हैं, ये कंसिक्वेंसेस हैं। नेशनल इमरजेंसी की अपनी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है, तो कैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए वार, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में कैसे अप्लाई होती है। जैसे हमने इंडो चाइना वार में अप्लाई किया, पाकिस्तान के टाइम में वही एक्सटेंड हो जाती है 65 में। देन हमने बांग्लादेश लिबरेशन वार में अप्लाई किया, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो नो डाउट अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप 2 लाइन में इंपॉर्टेंस भी लिखें, देन उसके बाद किस ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और क्या जुडिशियल सेफगार्ड है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ नेशनल इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम ऑफ मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में होता है। ठीक, सो ये बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट जो इमरजेंसी दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी 356, हमने पहले भी बताया कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इट हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी अदर कंट्रीज में आप देखो, साउथ कोरिया वगैरह में फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको देखने को मिलती है, अदर कंट्रीज में अप्लाई हुई है, बट इंडिया में कभी नहीं अप्लाई हुई। ग्राउंड्स थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, जब भी फाइनेंशियल थ्रेट होता है, एंड अप्रूवल टाइम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ। ठीक, ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी को 1 मंथ का ही टाइम मिलता है, एंड वोटिंग मेजॉरिटी रिक्वायर्ड अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। Duration operates indefinite period until revoked by the president. No parliamentary approval is required. Just based on the executive order, that is a presidential order, it can be revoked. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए। हिस्टोरिकल यूजेज ये था कि कभी अप्लाई ही नहीं हुई है, सिंपल। आर्टिकल 360 में बेसिक कंसिक्वेंसेस ये हो जाता है कि फिजिकल कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गेन्स पावर टू डायरेक्ट स्टेट्स टू फॉलो स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेगुलेट करने का। सैलरी रिडक्शंस, तो पब्लिक सर्वेंट के, यूनियन स्टेट एम्प्लॉइज के, इवन जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज को गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, एंड स्टेट फाइनेंशियल बिल्स, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स बी रिजर्व्ड फॉर हिज मैंडेटरी कंसिडरेशन एंड अप्रूवल डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट्स बिल्स, मनी बिल्स। सेंट्रलाइजेशन ऑफ बजट, यूनियन कैन अल्टर द नॉर्मल फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो मैंने बताया कि जैसे फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है जीएसटी का, फाइनेंस का 41%, तो ये अल्टर हो सकता है इस टाइम पीरियड में। जुडिशियल सेफगार्ड, तो ये पहले ही डिस्कस किया कि किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, जुडिशियल रिव्यू विल बी अप्लाइड। ठीक है, दिस इज अ जुडिशियल सेफगार्ड। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो हमने यहां तक डिस्कस किया। एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें, सिंपल, आप ट्राई कर लेना इसको।
जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 10 मिनट एंड राइट डाउन दिस आंसर. इसको हम लिखेंगे नहीं बाय द वे, आप इसको अभी प्रैक्टिस कर लें. Under what circumstances can the financial emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? ठीक है, ये 2018 का 10 मार्कर का क्वेश्चन है. सिंपल, इसका आंसर तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है. तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंसिक्वेंसेस, वही पहले से जाके आप एक कंक्लूजन लिख लेना, सिंपल. तो ये तो हो ही जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आई थिंक ये आता है 2023 में. ठीक है, ये 2023 का PYQ है. Account for the legal and political factors responsible for reduced frequency of using Article 356 by Union Government since 1990. ये कोलेशन की पीरियड का क्वेश्चन है. ठीक, कोलेशन की एरा की बात कर रहा है कि 1990s में जो कोलेशन का पीरियड था उसमें 356 आर्टिकल की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है. उससे पहले और हाई फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है, तो यहाँ वो क्या लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर थे. मैं इस लेक्चर को इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में कंप्लीटली डिटेल डिस्कस करूंगा, बट यहाँ आप देखो लीगल फैक्टर मैंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट से की विल बी अप्लाइड इन मिनर्वा मिल्स केस. मिनर्वा मिल्स केस, ठीक, 1980. एंड सेकंड थिंग, इन SR बम्बई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट से इसकी फेडरलिज्म जो होता है बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन होती है. डॉक्ट्रिन बेसिक फीचर से, ठीक है, फेडरलिज्म जो है ये बेसिक फीचर है जो कि केशवानंद भारती का आइडिया है. ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब SR बम्बई में चले इमर्ज होता है कि फेडरलिज्म बेसिक फीचर होती है. एंड उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर यहां देखते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर, पहले तो पॉलिटिकल फैक्टर में एक लीडरशिप का रोल होता है. लीडरशिप कैसी, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप, तो आप KR नारायणन का रोल देखते हैं. प्रेसिडेंट KR नारायणन. पॉलिटिकल फैक्टर की यहां रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती हैं. रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कि जैसे हमने कोलिशन फ्रंट वगैरह में यहाँ पहले ही डिस्कस किया कि JD, TDP, SP, लेफ्ट फ्रंट, DMK, AIDMK, RJD सब इमर्ज होते हैं. इवन दो आप देखते हैं TMC जो ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट है ये 1998 के आसपास इमर्ज होती है. तो जो रीजनल पार्टीज जब इमर्ज हो रही हैं और ये पार्टीज कोलिशन फॉर्म कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट मीन्स दे आर बेसिकली शेयरिंग पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इनके पास बार्गेनिंग पावर है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली 356 अप्लाई नहीं करती है कि टर्मिनेट कर दे गवर्नमेंट को, सस्पेंड कर दे गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दे. तो ये एक सेफ गार्ड रहता है, पॉलिटिकल रीजन रहता है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. लीडरशिप का अपना रोल रहता है क्योंकि प्रेसिडेंट KR नारायणन, देखो आप राबड़ी देवी की गवर्नमेंट, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को सस्पेंड करने के लिए ही कंप्लीटली मना कर देते हैं. ठीक है, डिस्पाइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट. ऑन द अदर हैंड लीगल सेफगार्ड ये था कि जुडिशियल रिव्यू था मिनर्वा में, सुप्रीम कोर्ट SR बम्बई केस की जजमेंट थी. तो ये सब फैक्टर्स थे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे जो कि 356 की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं. बाय द वे अगर अब भी नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट. यहां से आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो गई होगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट रोल especially in parliamentary system, that is a Westminster model. And second role during the coalition government, and whether the president is acting as a rubber stamp और उनके पास कुछ जेन्युइन पावर है भी कि नहीं, वो चीजें आपको यहाँ से क्लियरली पता हो गई होंगी कि नहीं, he is not just titular ceremonial, he has significant power to prevent any arbitrary action of council of minister or executives. एंड फोर्थ हमने डिस्कस किया कि नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक, इन पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356
ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 1 to 3, and pardoning power, that is आर्टिकल 72. ये तीनों चीज पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे.